गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हम आपको अपंग बालकों के विषय में बता रहे हैं। डिसएबिलिटीज विद पर्सन विद डिसएबिलिटीज आपका जो पेपर था, उस पेपर का हम रिवीजन स्टार्ट किए थे। उस रिवीजन में हमने आपको संवेदी विकलांगता, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि श्रवण विकलांगता, दृष्टि विकलांगता और वाक विकलांगता, ये तीनों संवेदी विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इंटेलेक्चुअल आपका बौद्धिक अक्षमता यानी मानसिक रूप से विकलांग बालकों के विषय में अभी तक हमने ज्ञान कराया। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों में हमने आपको समझाया था कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जिनमें सामान्य बालकों के समान कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, जो सामान्य बालकों के तरह न दौड़ सकते हैं, न खेल सकते हैं, न कूद सकते हैं, न किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, न सोचने समझने की क्षमता होती है, न समायोजन होता है, यहाँ तक कि वह अपने स्वयं के कार्य के लिए कभी कभी वो दूसरों पर आधारित हो जाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम शारीरिक रूप से अक्षम बालक कहते हैं। जो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत में इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। संख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, संख्या की तुलना में इनकी संख्या भारत में ज़्यादा है। आज का टॉपिक है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों में विरूपित या अपंग बालक। अब आपके दिमाग में आता होगा कि विरूपित या अपंग बालक किसे कहते हैं, विरूपित शब्द का क्या अर्थ है। तो विरूपित या अपंग बालक बच्चा जो बच्चे आर्थोपेडिकली या हैंडीकैप्ड चाइल्ड होते हैं, उन्हें हम विरूपित या अपंग बालक कहते हैं। जो बालक लूले, लंगड़े व अपाहिज होते हैं, इसके अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? जो लूले, लंगड़े व अपाहिज होते हैं, इसके अंतर्गत वही बालक आते हैं जिनकी मांसपेशियां व हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। जिन बच्चों की मांसपेशियां व हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं, वे चलने फिरने व काम करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बालकों को विरूपित बालक या अपंग बालक की श्रेणी में रखा जाता है। बालकों में अपंगता जन्मजात दोष भी हो सकते हैं और वातावरणीय कारकों के कारण भी ये दोष उनमें उत्पन्न होते हैं, या कभी कभी जन्म के समय प्रसव के दौरान नुकीले औजार लग जाने से भी बालक शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, या गर्भकाल के दौरान गर्भवती माता का पौष्टिक आहार न मिलना भी इन अपंगता का कारण हो जा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों, गर्भकाल के दौरान एक्सरे कराने से अथवा किसी गंभीर बीमारी के होने या सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के कारण इस तरह की अपंगता इन बच्चों में आ जाती है। अपंग बालक या व्यक्ति, अपंग बालक या व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने में उन्हें काफ़ी असुविधा महसूस होती है। वह जल्दी अपने दैनिक क्रियाकलापों को नहीं कर पाते हैं। इनमें सीखने की गति भी अत्यंत धीमी होती है। ये पढ़ने लिखते, इन्हें पढ़ाते लिखाते समय अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। विरूपित बालक, जो आज का टॉपिक है, विरूपित बालक वो कैसे होते हैं?
क्यों होते हैं। हमने आपको कुछ चित्रों के माध्यम से इसे दर्शाने का प्रयास किया है कि जिन बालकों में इस तरह की समस्याएं होती हैं उन्हें विरूपित बालक कहा जाता है। विरूपित बालक औसत बालक की तुलना में शारीरिक सशक्तता में कम होते हैं। इसके अतिरिक्त इन बालकों में कुपोषण, बीमारी, रक्त अल्पता या कई तरह की शारीरिक असामान्यताओं के कारण इनकी जीवन शक्ति मंद हो जाती है या जीवन जीने की जो लालसा, जो आशा रहती है, वो धीमी गति पे हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से या तो चल नहीं पाते हैं या उठ बैठ नहीं पाते हैं। शारीरिक बनावट इनकी बिल्कुल सामान्य बालकों से अलग होती है। किसी का पैर कटा होता है, किसी का हाथ कटा होता है, किसी का एक पैर होता है, किसी की कमर की हड्डी टेढ़ी होती है। कई तरह का विरूपण का मतलब कि कई तरह के विकार इन बालकों में उत्पन्न होते हैं। बर्डिन एवं ब्लैकहर्स्ट महोदय ने 1985 में विरूपित बालकों को कहा कि आर्थोपेडिक निशक्त बालक वह है जिसकी शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसके सामान्य सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों को इस सीमा तक बाधित एवं सीमित कर देती है कि उसे विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। बर्डिन महोदय का कहना था कि जो आर्थोपेडिक निशक्त बालक है वह शारीरिक रूप से इतना अक्षम होता है कि वह सामान्य सामाजिक अंतःक्रियाओं में भाग नहीं ले पाता है। उसका स्वास्थ्य शारीरिक रूप से अक्षम होने की वजह से बच्चों उसका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, जिसकी वजह से वह सामान्य सामाजिक जो अंतःक्रिया है उनमें वह भाग नहीं ले पाता है, नहीं उन अंतर संबंधों को वह समझ पाता है। उन बालकों को विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यूएसए के इंडिविजुअल विद डिएबिलिटी एक्ट में आर्थोपेडिक निशक्तता को एक ऐसी बाधिता के रूप में परिभाषित किया गया जो बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यूएसए के इंडिविजुअल विद डिएबिलिटी एक्ट में आर्थोपेडिक यानी जो बच्चे निशक्त रूप से हैं उन्हें एक ऐसी बाध्यता के रूप में उन्होंने व्यक्त किया कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश किया जाए तो वो इनका प्रतिकूल प्रभाव उन पे पड़ता है। इनकी शारीरिक स्वास्थ्य का इनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी अवधारणा में उन्होंने कहा कि इसी अवधारणा में जन्मजात असामान्यताएं जैसे क्लब फुट, हाथ पैर का न होना आदि के कारण जो बाधिता उत्पन्न होती है, जो बीमारियों के कारण हुई बाधिता, एक तो जन्मजात है जो क्लब फुट, हाथ पैर का न होना, दूसरा बीमारियों के कारण जो बाधिता उत्पन्न होती है पोलियो, प्रमस्तकीय पक्षाघात, क्षय रोग, और जो अन्य कारणों से बाधिता उत्पन्न होती है प्रमस्तकीय पक्षाघात, अंग विच्छेदन, हड्डी टूटना या जलने के कारण उत्पन्न सिकुड़न, ये सभी कुछ शामिल है आर्थोपेडिक निशक्त एवं बाधित बच्चों को इन नामों से भी जाना जाता है। और ये सारे रोग
ये सारे जो अक्षमता हैं इन बच्चों में, इस प्रकार के बच्चों में पाए जाते हैं और इन्हें इन्हीं नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार से बच्चों भारत के पीडब्ल्यू एक्ट ने आर्थोपेडिक अक्षमता का संदर्भ चलन अक्षमता से बताया। भारत पीडब्ल्यू एक्ट ने इन बच्चों को चलन अक्षमता से परिभाषित किया। उनके अनुसार अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की निःशक्तता के कारण हाथों, पैरों एवं अंगों की गति में उत्पन्न प्रतिबंध या प्रमस्तकीय पक्षाघात के किसी भी स्वरूप और वजह से हुई बाधिता को आर्थोपेडिक अक्षमता माना जाता। आपको यह ज्ञात हुआ कि विरूपित या अपंग बालक किसे कहते हैं? जो बालक शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, जैसे लूले, लंगड़े, अपाहिज, हाथ पैर का कटा हुआ होना, पोलियो से ग्रस्त होना, ये सभी बालक विरूपित बालकों की श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि भारत के पीडब्ल्यूडी एक्ट 1996 के अनुसार आर्थोपेडिक अक्षमता का संदर्भ चलन अक्षमता से था और इसमें अस्थियों या मांसपेशियों की निःशक्तता के कारण हाथ, पैरों एवं अंगों की गति में उत्पन्न महत्वपूर्ण प्रतिबंध या मस्तकीय पक्षाघात के किसी भी स्वरूप के वजह से भी बाधिता को आर्थोपेडिक अक्षमता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अभी हमने जो बोला लूला, लंगड़ा और अपाहिज, तो क्या यह सही है? अब ये प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक तौर पर विकलांग है उन्हें अपंग कहना, क्या अपंग कहना सही है? लूला, लंगड़ा या अपंग बालक हमने अभी आपको बताया, तो क्या उनको अपंग कहना सही है या अक्षम या निःशक्त? शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। अपंग कहना सही है या अक्षम या निःशक्त? इसी संदर्भ में भारत सरकार ने 1995 में विकलांगजनों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जब कानून बनाया तो उसे नाम दिया निःशक्त जन अधिनियम 1995 दिया। यह जो है इस समय विकलांगजनों ने, जब लोग उन्हें अपंग या अपाहिज कहते थे तो विकलांगजनों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें ये शब्द सही नहीं लगते हैं। आम बोलचाल की भाषा में विकलांग व्यक्तियों को उनकी विकलांगता से जुड़े कई अभद्र शब्दों से संबोधित किया जाता है जो इनके बेहतर और सम्मानजनक विकल्प नहीं है। और उनके सम्मानजनक विकल्प के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तब भारत सरकार ने इन्हें अशक्त, अक्षम या निःशक्तता का नाम दिया कि इन बालकों को अक्षम या निःशक्त बालक कहा जाएगा, इन्हें अपाहिज या अपंग बालक कहना उचित नहीं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें लूला, लंगड़ा या अपाहिज कहना उचित है। ये उचित शब्द है या नहीं, इस प्रश्न का यह प्रश्न भी बनता है
जिस प्रकार से एक दृष्टिहीन बालक को अंधा कहना सही नहीं है, अगर अंधे की जगह नेत्रहीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और अब प्रचलन में नेत्रहीन शब्द ही है, अंधा कहना अभद्रता का द्योतक लगता है, उनको गाली देना जैसा लगता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कई स्कूल जिन्हें सरकार या निजी स्तर पर लोग चला रहे हैं अब भी अंध विद्यालय नाम ही रखते हैं, जो ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, जिनके टांगों या बाजू से जुड़ी किसी भी विकलांगता से वो लूला लंगड़ा है या अपाहिज है या उसके हाथ पैर कटे हैं, तो उनको लूला लंगड़ा या अपाहिज कहने की जगह पे टांगों या बाजू से जुड़ी किसी भी विकलांगता वाले व्यक्ति को शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहा जाएगा। उन्हें लूला लंगड़ा बालक कहना अनुचित है, उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग बालक ही कहा जाएगा। और जो बालक मानसिक रूप से जिन बालकों को दिमाग से जुड़ी कोई भी विकलांगता है, उनको हमने आपको आगे पढ़ाया था, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि मानसिक रूप से उन्हें विकलांग कहा जाता है, मानसिक रूप से अक्षम कहा जाता है। उन्हें पागल दिवालिया नहीं कहना चाहिए या बेवकूफ़, ऐसे शब्दों का यूज गाली जैसा होता है, या मूढ़, ये सब शब्द की जगह पे उनको मानसिक रूप से अक्षम बालक ही कहना चाहिए। जिस प्रकार से आम बोलचाल में, जैसे आम बोलचाल में किसी कुष्ठ रोगी व्यक्ति को कोढ़ी कहिए तो वो अपमानजनक शब्द होता है, उन्हें अपमानित करना होता है। अगर इसकी जगह पे कहा जाए कि ये लोग कुष्ठ रोगी हैं, तो यही सही माना जाता है। इस प्रकार से बच्चों आकस्मिक अथवा जन्म के पश्चात विरूपण यह दूसरा प्रकार है जो बच्चों में होता है। इसके अंतर्गत कई कारण आते हैं। पहला अंग विच्छेद, दूसरा हाथ पैरों का ठीक से कार्य न करना, तीसरा गंभीर व दीर्घकालीन अस्वस्थता के कारण उत्पन्न अक्षमताएं शामिल होती हैं। इसके साथ साथ जो जन्म के पश्चात होता है उनमें जल जाना, कहीं से गिर गए हों, कोई विषाक्त पदार्थ खा लिए हों, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से उनकी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी स्थितियां जो बच्चों या व्यक्ति को की तंत्रीय बाधिता उत्पन्न करती है, तंत्रिका तंत्र में बाधा उत्पन्न कर देती है। शारीरिक विरूपता, अंग विच्छेद आदि का कारण हो सकता है। इसके साथ ही बच्चों कई अन्य शारीरिक स्थितियां एवं अस्वस्थता बच्चे के विकास एवं शिक्षा को प्रभावित कर उन्हें अक्षम बना सकती हैं, जैसे अस्थमा, कैंसर, एड्स, पोलियो, टीबी आदि वे दीर्घकालीन बीमारियां हैं जो व्यक्ति की कार्यक्षमता को तो प्रभावित करती ही हैं, साथ ही उनकी मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं को भी जन्म देती हैं, जिससे कि बच्चे का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है और वे जो बालक इनसे ग्रसित होते हैं, वे बालकों का सामान्य जीवन जीने की क्षमता प्रभावित कर उसे बाधित बना देती हैं। तीसरा आता है बच्चों प्रकार में मांसपेशीय कंकाली स्थितियां। ध्यान दीजिएगा, मांसपेशीय कंकाली स्थितियां। इसमें इस प्रकार की अक्षमता से जो बालक ग्रसित होते हैं, उन बालकों में
इस तरह के बालक शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, क्योंकि उन्हें मांसपेशियों एवं अस्थि तंत्र संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह के जो शारीरिक विकलांग बालक होते हैं बच्चों, उनकी मांसपेशियों एवं अस्थि तंत्र संबंधित उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके पैर, हाथ, विभिन्न जोड़, रीढ़ की हड्डी आदि प्रभावित होकर उनका चलना, खड़े होना, बैठना एवं हाथों का उपयोग कठिन या असंभव हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ मांसपेशीय अक्षम बालकों के विषय में बता रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला बात आता है मांसपेशीय अक्षम में मांसपेशीय क्षरण। मांसपेशीय क्षरण यह एक आनुवांशिक बीमारी है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है तथा यह कई पीढ़ियों तक के विकास को प्रभावित कर सकती है। इसके प्रमुख लक्षण होते हैं मांसपेशीय तंतुओं की उत्तरोत्तर बढ़ती कमजोरी व खराबी, जिसमें बालक की मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है तथा बढ़ती उम्र के साथ इन बालकों की मांसपेशी क्रियाएं अवरुद्ध होकर इनके शारीरिक एवं क्रियात्मक कार्यों को बाधित कर देती हैं। वैसे तो इसका प्रभाव हाथों पैरों की मांसपेशियों पर अधिक होता है, किंतु कभी-कभी यह श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करती हैं और श्वसन क्रिया संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। एवं जन्म के समय का सामान्य बच्चा, जो इस तरह के जो रोग से ग्रसित बच्चे होते हैं, मांसपेशी क्षरण वाले जो बच्चे होते हैं, जन्म के समय बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके विकास की अवस्था होती है, शारीरिक विकास होता है और मांसपेशीय क्षरण की बढ़ता जाता है, जिससे किशोरा अवस्था तक आते आते ये व्हील चेयर पर निर्भर होकर रह जाते हैं। इसमें दूसरा प्रकार आता है आर्थराइटिस या गठिया। आर्थराइटिस या गठिया, इसका नाम आपने सभी ने सुना होगा। आर्थराइटिस या गठिया का नाम आप सभी ने सामान्य बोलचाल की भाषा में गांव में बुजुर्ग, महिला और पुरुष सभी लोग कहते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द होता है। अस्थियों के जोड़ों में एवं जोड़ों के आसपास होने वाला दर्द, साथ ही जोड़ों को अशक्त एवं छिड़ कर देने वाली बीमारी को गठिया कहा जाता है। वैसे तो गठिया वयस्कों की होने वाली सामान्य बीमारी होती है। यह हमेशा प्रौढ़ावस्था में होता है, परंतु कई बार छोटी आयु में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। छोटी आयु में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और रयूमेटिक आर्थराइटिस बच्चों को प्रभावित करने वाला एक सामान्य प्रकार का आर्थराइटिस है, जिसमें जोड़ों में सूजन, दर्द, कड़ापन अधिक हो जाता है। इसके साथ साथ यह दूसरा अक्सर बच्चों में पाए जाने वाला गठिया का प्रकार है। पहला तो आर्थराइटिस है जो बड़ों में पाया जाता है, बच्चों में कम पाया जाता है, लेकिन जो दूसरा है रयूमेटिक आर्थराइटिस, यह अधिकतर बच्चों में पाया जाता है और इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मांसपेशी क्षरण में आपको
मांसपेशी क्षरण, आर्थराइटिस या गठिया की विषय। अब तीसरा आता है अन्य मांसपेशीय कंकाली स्थितियां। मांसपेशीय कंकाली स्थितियों में अन्य मांसपेशीय कंकाली स्थितियां हैं। इसमें बालकों में इसके साथ ही कई ऐसी स्थितियां या बीमारी, कई ऐसी बीमारी या दोष होते हैं जो कि स्नायु एवं अस्थियों को प्रभावित कर शारीरिक बाध्यता उत्पन्न करते हैं। यह मांसपेशियां तो इसमें क्षरण होती है, इसके साथ साथ स्नायु एवं अस्थियों को भी ये प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कई तरह की शारीरिक अक्षमता उत्पन्न होती है। इसमें सबसे पहला है बच्चों स्कोलियोसिस। सबसे पहला क्या आता है? स्कोलियोसिस। इसमें कूल्हे की हड्डी के सिरे, जो कूल्हे की हड्डी के सिरे बच्चों गोल होते हैं, यहाँ पे स्कोलियोसिस में कूल्हे की हड्डी के सिरे गोल के स्थान पर चपटे हो जाते हैं, जिससे कूल्हे का असामान्य आकार, कमर एवं रीढ़ में असामान्य घुमाव के कारण कूल्हे के जोड़ को गति देना अत्यंत कठिन एवं कई बार असंभव हो जाता है। तो कूल्हे की हड्डी की बनावट में असामान्यता आने के कारण स्कोलियोसिस नामक अक्षमता बच्चों में आ जाती है। दूसरा आता है बच्चों क्लब फुट। क्लब फुट क्या है? जिसमें एक या दोनों पैर एड़ी के जोड़ से अंदर या बाहर की ओर घूम जाते हैं। इसमें क्लब फुट क्या है? जिसमें एक या दोनों पैर एड़ी के जोड़ से अंदर या बाहर की ओर घूम जाते हैं, जिससे बच्चे का खड़ा होना व चलना कठिन हो जाता है और उनका शारीरिक विकास प्रभावित हो, अक्षम हो जाते हैं, चलना कठिन एवं बाधिता आ जाती है इनके में। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑस्टियोमाइलेटिस। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोमाइलेटिस। यह हड्डियों में होने वाले एक प्रकार का जीवाणु जनित संक्रामक रोग होता है। नेक्स्ट आता है आर्थ्रोग्रिपोसिस। नेक्स्ट क्या आता है? आर्थ्रोग्रिपोसिस। इसमें हाथ पैरों की मांसपेशियां सामान्य से बहुत छोटी एवं दुर्बल होती हैं। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद देखिए जो सामान्य हाथ पैर के बनावट है, इन बच्चों की सामान्य से बहुत छोटी और दुर्बल होती है या कभी कभी होती ही नहीं है। तब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के स्नायु अस्थिजन परिस्थितियां बच्चे की गतिविधियों एवं गामक क्रियाओं को इतना प्रभावित कर देती हैं कि इन बच्चों का सामान्य जीवन एवं इनकी आत्मनिर्भरता इतनी प्रभावित एवं बाधित हो जाती है कि इन्हें विशेष सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। विशेष सुविधाओं के द्वारा इन्हें जीवन के जीने की कला या ढंग सिखाया जाता है, नहीं तो ये शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद इनके अंदर निराशा, अवसाद, कुंठा की स्थिति आती है। यह जो है आशा विहीन हो जाते हैं। लेकिन विशेष सुविधाओं के माध्यम से इन्हें चलने फिरने के योग्य बनाया जा सकता है। अब आता है बच्चों तंत्रिका तंत्रीय बाधिताएं। चौथा प्रकार क्या है? तंत्रिका तंत्रीय बाधिताएं। तंत्रिका तंत्रीय बाधाएं केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली के हिस्से, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि तंत्रिका तंत्रीय बाधाएं
केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली के हिस्से मस्तिष्क एवं सुषुम्ना नाड़ी में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक समस्याएं हैं। तंत्रिका तंत्री बाधाएं जो उत्पन्न होती हैं इन बच्चों में जब ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो इनकी केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली के हिस्से में जो मस्तिष्क एवं सुषुम्ना नाड़ी है उनकी संरचना एवं कार्य में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं तथा तंत्रिका तंत्रीय बाधिता के बहुत सारे लक्षण हैं और बाधिता के कारण बहुत सारे ऐसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसके विषय में हमने आपको पिछली कक्षा में कुछ टॉपिक पे बताया था, जैसे मानसिक मंदता, अधिगम समस्या, अवबोध समस्याएं, समन्वय का अभाव, ध्यान विचलन, संवेगात्मक असंतुलन तथा वाणी एवं भाषा विकार। इसके साथ साथ बच्चों कुछ प्रमुख तंत्रिका तंत्रीय बाधाएं, इनके बाद भी कुछ ऐसे तंत्रिका तंत्री बाधाएं होते हैं जिनको हम विकलांगता अक्षमता की भी श्रेणी में रखते हैं और रोग की भी श्रेणी में रखते हैं। उसे हम रोगी व्यक्ति भी मानते हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन्हें हम अक्षम बालक या विकलांग बालक की श्रेणी भी देते हैं। उसमें सबसे पहला आता है बच्चों मिर्गी। आम बोलचाल की भाषा में मिर्गी या फिटस की बीमारी कही जाती है। मिर्गी को फिटस की बीमारी कही जाती है। इसमें मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं से असामान्य विद्युत आवेशों का उत्सर्जन होने लगता है जो कि तरंगों के रूप में फैलकर आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, जिसके फलस्वरूप बेहोशी, अनियमित व अनियंत्रित गतिविधियां बालक एवं व्यक्ति करने लगता है। यह अनियंत्रित गतिविधियां कैसा होता है? शरीर में ऐंठन आना, शरीर का अकड़ जाना, मुंह से झाग निकलना इत्यादि। और इस तरह की क्रियाएं व्यक्ति में ऐसे दौरे, इसको दौरे कह सकते हैं, व्यक्ति में ऐसे दौरे बार बार पड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह भी एक तरह से तंत्रिका बाधित बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं में असामान्य विद्युत आवेशों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसके कारण जब ये असामान्य गति से विद्युत उत्सर्जन होने लगता है बच्चों, तो जो तरंगे हैं जो तरंगों के रूप में फैलकर आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, जिससे बच्चे या व्यक्ति में इस तरह की अक्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रांड मॉल। इसमें बच्चे के शरीर में ऐंठन, कड़ापन, झटके, जबड़ों का कसना, अक्सर जमीन पर गिर जाना व गले से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं। इसे दौरा या फिट कहा जाता है। यह एक गंभीर प्रकार का रोग है। मिर्गी तो सामान्यतः देखो, मिर्गी की जैसे ही मिर्गी का एक रूप ही ग्रांड मॉल है, जिसमें बच्चे के शरीर में ऐंठन होता है, उसका शरीर ऐंठन होगा, फिर कड़ापन हो जाता है शरीर में, उसको झटके लगने लगते हैं, जबड़े उसके सिल जाते हैं, कस जाते हैं, अक्सर वो ज़मीन पे गिर जाता है, गले से अजीब अजीब से आवाज़ें निकलने लगती हैं। इसे दौरा या फिट कहा जाता है। यह भी एक गंभीर प्रकार का रोग है। पेटिट मॉल, यह एक सौम्य प्रकृति के बहुत थोड़ी अवधि का दौरा होता है।
यह एक सौम्य प्रकृति का बहुत थोड़ी अवधि का दौरा होता है। इसमें बेहोशी नहीं होती है, परंतु थोड़ी देर के लिए बच्चा संवेदनहीन हो जाता है, किंतु 5-10 सेकंड के बाद ही वह सामान्य रूप से फिर कार्य करने लग जाता है। नेक्स्ट है मनोगतिक दौरा। इसमें एक जैसी दोहरावपूर्ण गतिविधियां जो कि अनियमित एवं अनियंत्रित होती है देखी जाती है। ऐसा कब होता है? अक्सर आप देखिए बालक अक्सर अत्यधिक बड़बड़ बड़बड़ करने लगता है अथवा अत्यधिक क्रोधित एवं उत्तेजित हो जाता है, एक ही शब्द को बार बार बड़बड़ाने लगता है। यह मनोगतिक दौरा होता है, यह एक बीमारी है। अब आता है बच्चों द्विशाखी ऋण। तंत्री बाधिता में पहला था मिर्गी या अपस्मार, दूसरा है द्विशाखी ऋण। द्विशाखी ऋण एक जन्मजात असामान्यता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष रहता है। यह विकृति गर्भावस्था के शुरुआती समय में रीढ़ के हड्डी के दो हिस्सों के ठीक से न जुड़ पाने के कारण होता है, क्योंकि दोनों हिस्सों के बीच स्थान रिक्त रह जाता है, जिसमें से सुषुम्ना नाड़ी के हिस्से बाहर निकलने लगते हैं, जिसे मोड लाइन दोष कहते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर के निचले हिस्से में संवेदनहीनता या लकवा हो जाता है। कई बार मल मूत्र नियंत्रण भी इसमें अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। तीसरा आता है बच्चों तंत्रिका तंत्री बाधाओं में तीसरा आता है पोलियो। विकासशील देशों में केंद्रीय स्नायु तंत्र के संक्रामक रोगों में सर्वाधिक प्रभाव में पाने जाने वाले रोग पोलियो है। सामान्यतः यह जन्म से 5 वर्ष के बालकों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे बाल पक्षाघात भी कहा जाता है। और बच्चों यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है, जो दूषित पानी, भोजन, मल एवं श्वसन द्वारा शरीर में प्रवेश करता है एवं सुषुम्ना नाड़ी को प्रभावित करता है, जिसके कारण मांसपेशियां विशेषकर शरीर के निचले भाग को प्रभावित कर देती है एवं व्यक्ति के चलने फिरने एवं पैरों के भ्रामक कार्यों में बुरी तरह से प्रभाव डालता है। सामान्यतः पोलियो या बाल पक्षाघात बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला एंसेफेलाइटिक, दूसरा स्पाइनल, तीसरा बल्बर। एंसेफेलाइटिक जिसमें मस्तिष्क के सेरिब्रम हिस्से पर प्रभाव पड़ता है। स्पाइनल में इसमें संक्रमण सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव डालता है। पहले में एंसेफेलाइटिस में मस्तिष्क के सेरिब्रम के हिस्से पर प्रभाव डालता है, दूसरे स्पाइनल में संक्रमण सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभाव डालता है एवं वायरस गति का नियंत्रण करने वाले नाड़ियों को प्रभावित करते हैं। और भारत में पाए जाने वाले पोलियो में प्रमुख रूप से स्पाइनल का प्रकार ज़्यादा होता है।
बल्बर जिसमें संक्रमण ब्रेन स्टेम या अनुमस्तिष्क के हिस्से को प्रभावित करता है। पोलियो संबंधी समस्याएं, द्वितीयक समस्याएं जिसको कह सकते हैं कि पोलियो संबंधी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो समय पर पहचान एवं उचित इलाज न होने के कारण कई द्वितीयक दूसरे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो लेटने, चलने, रेंगने, उठने बैठने, खड़े होने संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि विकलांगता का कारण बन जाती हैं। और ये समस्याएं प्रमुख हैं। इसमें सबसे पहला आता है संकुचन। मांसपेशियों में लकवा अथवा कमजोरी के कारण मांसपेशियों की लंबाई घट जाती है, जिससे जोड़ों में संकुचन आ जाता है और अंग विशेष विकृत हो जाता है। अंगों का जोड़ से हटना, मांसपेशियां सूखने व संकुचित होने के कारण प्रभावित अंग जोड़ से खिसक जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे कुल्हा का सही जगह से नकर टेढ़ा हो जाना, घुटना, टखना, कंधा, कोहनी आदि, इनका रूप बदल जाता है, अपनी जगह से हटकर अपनी जोड़ की जगह से खिसक जाते हैं। धड़ में विकृति, जब व्यक्ति की रीढ़ की संरचना में विकृति आती है, असामान्यता एवं टेढ़ापन आ जाता है, जिससे कई अस्थि विकार होते हैं, उनमें धड़ में भी विकृति आती है। और धड़ की विकृति कई प्रकार के होते हैं, इसको हम कल समझाएंगे। आज की कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।